अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रा इंटरप्रिटेशन। उसको हम क्या करेंगे, हम एक स्पेक्ट्रा देखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रा की वैल्यूज जो है हमारे पास जो गिवन होंगी एम बाई जी की या रिलेटिव अबंडेंस की, हम उनको देख के कुछ उससे जो है उसको एनालिसिस करेंगे और उसमें से अपने जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर स्पेक्ट्रा गिवन है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस चीज का स्पेक्ट्रा है, या इसमें अगर कुछ वैल्यूज आ रही हैं या जो पीक्स आ रही हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो पीक्स को समझने के लिए जो है हमें ये जो मेरे आपके सामने से स्क्रीन शो हो रही है, एक वैल्यूज मैंने ली हैं। तो वैल्यूज में अगर आप देखें तो एक हमारे पास कंपाउंड है एम, ठीक है। तो इसके मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं, नंबरिंग मैंने की है। नंबरिंग इसलिए की है कि दो तीन कंसेप्ट हैं उसको समझाने के लिए। तो आपने जो है इस पे फोकस करना है। अगर आप फर्स्ट स्लाइड जो है, ये जो फर्स्ट पिक्चर आपके सामने शो हो रही है, इसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं अच्छे से तो इंशाल्लाह आपको स्पेक्ट्रा समझने में बहुत सी आसानी होगी। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एम जो है उसका जो मोलर मास है वो 250 है। देन क्या होता है जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं तो वो जो है वो फ्रेगमेंट्स में चेंज हो जाता है, यानी कि एम पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो इसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनते हैं जिसको मैंने F1 फ्रेगमेंट, F2 फ्रेगमेंट, F3 फ्रेगमेंट, F4 फ्रेगमेंट, F5 फ्रेगमेंट एंड M फ्रेगमेंट का नाम दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे M है और यहाँ पे M पॉजिटिव है। ये आप देख रहे हैं कि 250 के साथ जो M है उसके ऊपर पॉजिटिव है और ये भी 250 है। तो मैथ में कोई चेंज नहीं आया। मैथ में चेंज क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होने की वजह से मैथ पे कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि मैथ नंबर जो होता है वो n प्लस पी होता है, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो इट्स मीन कि अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उससे स्पेक्ट्रा पे सॉरी उसके मोलर मास पे, किसी भी कंपाउंड के मोलर मास पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके जी। F1 फ्रेगमेंट 1 है, इसका मास है 50, लेट्स सपोज। F2 का 100, F3 150, F4 200, F5 220 and M again 250. Starting is 250 and here is also 250 with M positive with a charge. ओके अच्छा, नंबर मीन के वन जो फ्रेगमेंट वन है उसके कितने फ्रेगमेंट्स बने हैं? 500 फ्रेगमेंट्स बने हैं और हर एक का मास 50 है। इसके 500 फ्रेगमेंट्स बने हैं, ठीक है। मतलब जो ये F2 फ्रेगमेंट बना है इसके टोटल नंबर कितने हैं? 500। इसके 1000 है, इसका 2000 है, इसका 3000 है, इसके 1000 है। अच्छा, नीचे तीसरे नंबर पर अगर आप आए तो मैंने परसेंटेज लिखी है। जैसे आपने एफएससी में बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वहां पे हम परसेंटेज लिखते थे आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस के हिसाब से, पता था कि इसकी परसेंटेज इतनी है, इसकी इतनी है, ठीक है। तो ये परसेंटेज मैंने कैसे लिख ली है? परसेंटेज मैंने ऐसे लिखी है कि मैंने ये जो नंबर आए हैं 1500, सॉरी ये 1500 है, 1500, 500, 1000, 2000 एंड 3000 एंड 1000, इससे मैंने देखना है इस डेटे में कि नंबर मेरा कौन सा नंबर जो है वो सबसे ग्रेटर है। अगर मैं देखूं तो ये 3000 जो है ये वाला, ये सबसे ग्रेटर है। तो इट्स मीन कि इस विद रेफरेंस टू दिस नंबर जो है मैं जो है वो सिलेक्ट करूंगा। मैं क्या चीज सिलेक्ट करूंगा? मैं परसेंटेज निकालूंगा, क्योंकि इसकी ये ज्यादा दफा आया है। मतलब नंबर है ना, नंबर का मतलब है ये इतनी दफा आया है। ये 1500 टाइम्स आया है, ये 500 टाइम्स आया है, ये 1000 टाइम्स आया है, ये 2000 टाइम्स आया है, ये 3000 टाइम्स आया है, ठीक है। तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो डेफिनेटली ज्यादा होगी। तो इसकी इंटेंसिटी को अगर मैं 100% ले लेता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दफा आया है, और इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? 100% होगी। और बाकियों की इंटेंसिटी मैं कैसे निकालूंगा? लेट्स सपोज ये फर्स्ट की इंटेंसिटी मैंने कैलकुलेट की है, या आप ये कह सकते हैं कि परसेंटेज मैंने कैलकुलेट की है। जैसे हम अपने जो नंबर हमारे आते हैं एग्जामिनेशन में उसकी हम परसेंटेज निकालते हैं, दैट इज 1500 डिवाइडेड बाय टोटल, दैट इज 3000 जो हमने सेलेक्ट किया है इन 200, तो यह आया 50%। अच्छा, इस तरह मैंने सबकी कैलकुलेट की है। इसकी आई है 15%, फ्रेगमेंट 1 की। फ्रेगमेंट 2 की आई है 17%,
फ्रेगमेंट 3 की आई है 33%, fragment 4 66%, and the fragment 5 is 100%, and the fragment M positive is 33%. Okay जी, up to here I think so there is a no confusion. ओके जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं, जहाँ पे हम इस वैल्यू को यूटिलाइज करते हुए हम अपना स्पेक्ट्रा कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है ये जी, यहाँ पे देखिए ये मैंने वैल्यूज आपके साथ शेयर की हुई है, स्क्रीन शेयर हो रही है। तो इंटेंसिटी रेशियो मैंने लिखी है और ये वैल्यूज लिखी है। अच्छा, ये मैंने देखे 50 पे 50, ये जो है ये M/G रेशियो है, ये इंटेंसिटी ये 50% आई है। ये अगर आप पहला देखें तो 50 वाले की जो फ्रेगमेंट 1 था जिसका मैथ 50 था, उसकी परसेंटेज कितनी आई थी 50। दूसरा 100 वाले की आई थी 17, ये आप इसमें देखें तो 100 वाले की ये देखें राउंड अबाउट 17 20 से नीचे है। 150 वाले की कितनी है जी, राउंड अबाउट 37 बन रही है, ये 33 या 37 बन रही है। यहाँ से वैल्यू से हम चेक कर लेते हैं, 33% है, देन 66% है। अच्छा, अब यहाँ पे जो दो वैल्यू है ना, जिसमें 100% है और जो लॉस वाला है, बिल्कुल लॉस वाला, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेस पीक एंड मोलेक्युलर पीक। अच्छा, हम किस तरह डिसाइड करेंगे कि कौन सी हमारी पीक जो है वो बेस पीक है एंड कौन सी जो पीक है हमारी वो मोलेक्युलर पीक है। तो हम इस तरह डिसाइड करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, अगेन हम फर्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं कि यहाँ पे देखें इसका मैच कितना है, एम पॉजिटिव का जो हमारे पास फ्रेगमेंट आया है ये है हमारे पास 250, और इसका जो स्टार्टिंग था वो भी 250 था। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं स्किप कर गया हूँ फर्स्ट स्लाइड को एक्सप्लेन करते हुए कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कुछ क्वांटिटी थी, 10,000 मालिक्यूल थे, जिसमें से 9,000 मालिक्यूल यानी कि 9,000 जो है वो फ्रेगमेंटाइज हुए हैं, उनकी फ्रेगमेंटेशन हुई है, और 1,000 ऐसे थे जिनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो वो हमारे वैक्यूम में चले गए। हमें उनसे कोई कंसर्न नहीं है, हमें इससे कंसर्न है। एनी हो, आगे चलें। तो ये देखिए इसका भी मैथ 250 है, इसका भी 250 है। क्यों 250 है, मैंने बता दिया था, इलेक्ट्रॉन रिमूव होने की वजह से मैथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मैथ नंबर होता है वो n+p होता है। अच्छा, अगर सबसे आप कोई भी स्पेक्ट्रा आप लें, कोई भी स्पेक्ट्रा आप लें, उसकी जो सबसे एंड वाली लाइन होगी, यानी कि राइट साइड पे जब आप मूव करेंगे, उसकी जो सबसे एंड वाली लाइन होगी, यानी कि एंड वाली जो पीक होगी, वो इसकी मोलेक्युलर पीक होगी हर दफा, ऑलवेज, कौन सा मर्जी स्पेक्ट्रा हो। मैं स्पेक्ट्रोमेट्री के स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे, सॉरी इस साइड पर राइट साइड की तरफ आप जब आएंगे तो जो लास्ट वाली पीक होगी वो क्या होगी, मॉलिक्यूलर पीक होगी, यानी कि वो मॉलिक्यूल का मैथ रिप्रेजेंट कर रही होगी, उसका मोलर मैथ रिप्रेजेंट कर रही होगी। अच्छा, बेस पीक कौन सी होगी, अब बेस पीक वो होगी जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी, यानी कि जिसको हमने स्टार्टिंग में रेफरेंस लिया था, यानी कि फ्रेगमेंट 5 की जो 3000 आई थी जिसका मैं रेफरेंस लिया था, और इसकी परसेंटेज 100% थी। अच्छा, अब सम टाइम ये होता है कि बेस पीक और मोलेक्युलर पीक दोनों एक ही हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा उन एक केस में होता है, ऐसे केसेस में होता है जहाँ पे जो आपका कंपाउंड है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल हो। जब स्टेबल नहीं होता तो उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, और जब उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है तो ये इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है। ठीक है, ठीक है, तो उसमें से फिर हम देखते हैं कि किस फ्रेगमेंट की जो है वो नंबर ऑफ टाइम ज्यादा रिपीट हुआ है, यानी इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है, और उसके लिहाज से फिर जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसको हम बेस पीक का नाम दे देते हैं। लेकिन अगर एक कंपाउंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल है, उसकी सेगमेंटेशन नहीं होती, लेट्स सपोज ये है आपका कंपाउंड, ठीक है, मतलब इसके ज्यादा फ्रेगमेंट्स नहीं बनेंगे, जैसे फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3, F1, F2, F3, इस तरह नहीं होगा। तो ये इस फ्रेगमेंट में ब्रेक करेगा। जब इस फ्रेगमेंट में ब्रेक करेगा तो सारे मतलब इसकी जो है ना F1, F2, F3 नहीं बनेंगे, सिर्फ ये एक ही फ्रेगमेंट बनेगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि इनके यही ज्यादा टाइम आएगा, क्योंकि और तो कोई फ्रेगमेंट बना ही नहीं, या उनकी अगर बने हैं तो उनकी परसेंटेज कम है, या नंबर ऑफ टाइम्स वो कम आए हैं। तो इस वजह से हमारा ये जो होगा, जो हमारा एक्चुअल कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूलर पीक भी शो करेगा और बेस पीक भी शो करेगा, यानी कि दोनों
एक ही पीक में दोनों चीजें आ जाएंगी, हमारा बेस भी वही होगा, बेस पीक भी वही होगी और मॉलिक्यूलर पीक भी होगी। कि किस केस में, जब हमारा जो फ्रेगमेंट जो हम कंपाउंड ले रहे हैं वो स्टेबल है, उसके ज्यादा फ्रेगमेंट्स नहीं बने। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर होगी है। नेक्स्ट हम स्लाइड 3 पे मूव करते हैं जी। यहाँ पे काफी जो है इंटरेस्टिंग चीज है जो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो ये है अगर आप स्पेक्ट्रा देखें मैस स्पेक्ट्रोमीटर का, तो उसके जो है बिल्कुल स्टार्ट पे आपको जहाँ पे वैल्यू 0 होती है वहां पे आपको एक ये वाली एक पीक नजर आएगी, ठीक है, और एक एंड पे नजर आएगी। जो एंड वाली पीक है वो मैंने आपको बता दिया है कि मोलेकुलर पीक होगी, यानी कि इससे हमें कंपाउंड के मोलर मास का आइडिया हो जाएगा। जब मोलर मास का आइडिया हो जाएगा देन हम उसके फ्रेगमेंट्स को भी जो है वो स्पेक्ट्रा में से आइडेंटिफाई करके ओवरऑल कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये स्ट्रक्चर इसका ऐसा होगा, या इसमें इतने कार्बन होंगे, इतने हाइड्रोजन होंगे, या इतने ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। तो अगर अब आप ये देखें तो ये जो है ये पीक जो है ये प्रोटॉन को शो कर रही है, और ये जो है मोलेकुलर पीक जो है वो जो कंपाउंड का मोलर मास जिसे हम आम जबान में, ठीक है, इन रूटीन जो है मोलर मास कहते हैं। तो अगर आप ये देखिए नीचे मैंने एग्जांपल लिखी है ग्लूकोज की, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने सिर्फ वो एक OH ग्रुप शो किया है, बाकी नहीं शो किए। तो यहाँ पे अगर ग्लूकोज का स्पेक्ट्रा है ना आपको गिवन है, तो उसकी जो एक पीक आ रही होगी ना सबसे एंड पे, वो 180 पे आ रही होगी। 180 बाय लुकिंग 180 आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये किस चीज की पीक है जी, ये ग्लूकोज की पीक है, क्योंकि ग्लूकोज का अगर हम मैथ कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास 180 आता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि इसमें हमारे पास फ्रेगमेंट्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स बनेंगे, उन फ्रेगमेंट्स को सम अप करेंगे, तो वो करते उनका सम करते करते हमारे पास 180 आएगा, ठीक है। इन जनरल 180 से हम ये आइडिया लेते हैं कि ये एक कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल अगर 180 है तो ये ग्लूकोज है। अब हम फिर उसके फ्रेगमेंट्स को भी जो पीक सारी होती हैं ग्राफ में उनको भी देखते हैं। जैसे ये फर्स्ट पीक जो मैंने आपको अभी बताया है कि ये प्रोटॉन पीक है, और क्योंकि इसका मैथ नंबर 0 होता है, ठीक है, तो इसलिए ये 0 पे स्टार्ट होती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, 0 से क्यों स्टार्ट हो रही है, क्योंकि एक जो प्रोटॉन है जैसे H पॉजिटिव है तो उसका मैथ नंबर 0 होता है और एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए से जो है उसका जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे इसकी पीक आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हम मैंने एक ये सर्किल किया है OH ग्रुप को मैंने, और इधर OH ग्रुप को ही जो है वो मैंने यहाँ पे ग्राफ पे शो किया है, इसके बहुत सारे फ्रेगमेंट बनेंगे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट जो है जो एक स्पेक्ट्रा है जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए डिफरेंट फ्रेगमेंट, उसमें देखेंगे। तो इसके डिफरेंट फ्रेगमेंट हो सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट एक पे फोकस किया है टू अंडरस्टैंड प्रोटॉन पीक। कि हम क्या करेंगे, हम इसको समझें कि ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लेंगे कि आपने ये स्पेक्ट्रा में पढ़ा है मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में कि जब वो जो हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं अपने सैंपल पे वो, तो वो बेंड होता है। फॉर एग्जांपल इस जो है ये हमारा जो हाइड्रोजन है इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है वो 2 है, उसकी क्वांटिटी 2 है। तो जब उसने इस OH ग्रुप को बेंड करना है, इस सेगमेंट को बेंड करना है, तो उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी वो उसका क्या होगी, 17 टाइम्स होगी। यानी कि अगर इस पे 2 थी तो इस पे क्या होगा, 17 इंटू 2 34 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर H पे जो है वो हाइड्रोजन को बेंड करने के लिए अगर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड एक्स आ रही थी, तो अब जो OH ग्रुप को बेंड करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम अप्लाई करेंगे, वो जो हाइड्रोजन पे अप्लाई की गई मैग्नेटिक फील्ड थी उससे 17 टाइम्स ज्यादा होगी, ठीक है। एक तो बात ये होगी, दूसरा ये है कि इससे हम उसका मोलर मास भी कैलकुलेट करते हैं, और इस तरह डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल 17 है देन कुछ और आएगा, करते करते सम अप हम जब करेंगे तो टोटल हमारे पास 180 आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंट फ्रेगमेंट, देखिए फ्रेगमेंट उसी से बने हैं ना, कंपाउंड से ही बने हैं ना, तो फ्रेगमेंट का मैथ सम अप करते करते हम एक कंपाउंड जो है वो जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये वाला कंपाउंड है। अब जो जो नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ इसमें आप देखेंगे कि जो है ये डिफरेंट फ्रेगमेंट जो है वो कंबाइन होके एक बड़ा कंपाउंड जो है
एक कंप्लीट कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट कर देंगे कि इसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स थे, उनके मैथ्स ये थे, जब उनको सम किया तो जो हमारे ग्राफ पे एंड पे आ रही थी वैल्यू वो पूरी होगी, उसके इक्वल आ गए, और हमें उसके के बारे में पता भी चल गया कि इसके स्ट्रक्चर में ये कंपाउंड है, सॉरी ये एटम जो है वो प्रेजेंट है। जी ये देखें। अच्छा, ये मैं आपके साथ अभी जो शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है स्पेक्ट्रा, समझे इस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये जो ऊपर मैंने फार्मूलाज लिखे हुए हैं इसको इग्नोर करें, समझे इस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल ब्लैंक है ये। आपके पास ये स्पेक्ट्रा आया है, इसमें लिखा हुआ है ऊपर वेट टेस्ट नो पॉजिटिव रिजल्ट विद लेबोरेटरी टेस्ट, मतलब हमने जो है, और दूसरा इसमें लिखा हुआ है फ्रूटी स्मेल, हमने इसमें सोल्सन टेस्ट किया है, सिल्वर मिरर टेस्ट किया है, डिफरेंट टेस्ट हमने अप्लाई किए हैं, तो हमारे पास कोई भी रिजल्ट नहीं आया। तो दूसरा इसमें जो हिंट है, यानी कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक टेस्ट भी अप्लाई किए हैं, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो उसमें साथ लिखा हुआ है फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल से थोड़ा बहुत हमें क्लू मिल रहा है कि दिस इज एस्टर। तो अब हम अगर एंड पे देखें तो एंड पे हमारे पास यहाँ पे जो पीक आ रही है, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये उस कंपाउंड का मोलर मास रिप्रेजेंट करेगी कि उसका मोलर मास कितना है। तो ये जो पीक आ रही है ये 88 पे आ रही है। अच्छा, अगर ये 88 आ रहा है, ओके, देन वी गेट द आइडिया फ्रॉम फ्रूटी स्मेल के वो एस्टर है। तो एस्टर में मेन जो ग्रुप होता है वो सी डबल बॉन्ड ओ होता है। तो इसका जो अगर हम मैथ कैलकुलेट करें तो इसका मैथ बनता है 44। कितना मैथ बनता है जी? 44 मैथ बनता है। तो जब हम इसका 44 मैथ कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 88 है, तो 44 में से सॉरी 88 में से 44 माइनस करेंगे तो पीछे रह जाता है हमारे पास 44। ठीक है, तो इट्स मीन अब एस्टर है, एस्टर में से हमारे पास जो मेन चीज थी ये वाली सी डबल बॉन्ड ओ, उसका मैथ था 44, टोटल कितना था 88। 44 88 में से 44 जब हमने माइनस किया तो पीछे रह गया जी 44। अब हमारे पास दो चॉइस आ रही है कि उसके साथ दोनों तरफ इनके दो और लगे होते हैं इसमें, या तो मिथाइल ग्रुप होंगे, CH3 ग्रुप होंगे, या फिर इथाइल ग्रुप होगा। तो वो हम फिर क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रा हम आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्रोटॉन पीक नहीं शो की क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 से स्टार्ट किया है। खैर जहाँ भी आप स्पेक्ट्रा देखेंगे वो लाजमी शो होगी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें कि एक कार्बन 12 होता है प्लस ये उसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया F1 F2 F3 F4, और ग्लूकोज के केस में सिर्फ OH बताया था। अब यहाँ पे देखें डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं, ये हम खुद से जो है अज्यूम करते हैं कि ये फ्रेगमेंट इसमें होंगे। अच्छा जी, CH3 है तो इसका 15 आ रहा है, 15 पे पीक आ रही है, इट मीन ये CH3 फ्रेगमेंट की, CH3 पॉजिटिव फ्रेगमेंट की जो है ये पीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम पीक देखते हैं तो वो हम कंसर्न करते हैं, बेसिकली हम स्मॉल से जो है सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। पहले हम मिथाइल लेंगे, देन इथाइल लेंगे, देन कार्बोनाइल कार्बन को भी इन्वॉल्व कर लेंगे, फिर देखेंगे फिर कौन सी पीक्स आ रही हैं। तो अगर हम ये देखें तो इसका मोलर मास कैलकुलेट करें तो कार्बन कितने हैं, दो कार्बन है 24 एंड प्लस 5 हाइड्रोजन 29। तो ये 29 पे जो पीक आ रही है ये इस इथाइल ग्रुप की जो है ये पीक है। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लिए मतलब नहीं है कि वो फिटाइन बना हुआ है। ठीक है, इस तरह हम वो कार्बो वो जो है लेते हैं कि कौन सा केटायन स्टेबल है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है या टर्शियरी है। यहाँ पे जस्ट हम फ्रेगमेंटेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, ये फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं। ओके, देन हम एक एक बहुत ही स्मॉलर, देन हम क्या करते हैं, हम क्योंकि वो जब एस्टर होता है तो एस्टर में जो है CH3 या अगर C2H5 ग्रुप है तो उसकी किसी भी साइड पे, तो हम उसके साथ जो है ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होती है। तो हम ये पॉसिबिलिटी करते हैं रखते हैं कि CH3 है ग्रुप है और उसके साथ ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व है। तो इसका जो मैथ आता है वो आप कैलकुलेट करें तो वो ऑलमोस्ट 33 तक आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया। एनी हॉट 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 16 31, सॉरी ये 31 पे जो है एक स्मॉलर सी पीक शो हो रही है। इट्स मीन कि ये हमारा यहाँ पे जो पीक शो हो रही है ये OCH3 फ्रेगमेंट की यहाँ पे जो एक छोटी सी पीक जो है वो शो हो रही है। ये पीक कैसे शो होती है, ये परसेंटेज की बेस पे वो हम फर्स्ट स्लाइड में
सॉरी सेकंड स्लाइड में हम कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये दो पीक्स हैं जिनके बारे में हमें कंसर्न है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, देन स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया था कि पहले हमने मिथाइल देखा, फिर इथाइल देखा, फिर उसके साथ ऑक्सीजन इन्वॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे, मिथाइल के साथ कार्बोनाइल कार्बन को इन्वॉल्व करेंगे। जब हमने मिथाइल के साथ कार्बोनाइल कार्बन को इन्वॉल्व किया तो हमने इसमें एक चीज देखी कि उसका मैथ जो बन रहा है वो 43 बन रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 43 पे कोई भी पीक नहीं है। ये बिल्कुल मतलब ग्राफ एक छोटी सी लाइन है, कोई पीक नहीं है यहाँ पे। पीक ना होने का मतलब है कि उसमें ये वाला जो फ्रेगमेंट है, ये फ्रेगमेंट उसमें नहीं है। इस बात को नोट करें कि ये फ्रेगमेंट स्ट्रक्चर में जो हमारा कंपाउंड है उसमें ये वाला फ्रेगमेंट नहीं पाया जाता। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम उस इन दो पीक्स पे जाने से पहले हम ये वाली पीक लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, या फिर C डबल बॉन्ड O CH3 पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव मीन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका मैथ अगर आप कैलकुलेट करें तो ये जो है, ये वाला कंपाउंड जो है, ये वाली जो चीज है, इसका जो मैथ आ रहा है वो 44 आ रहा है, और CH3 का 15 है तो ये 57 है। तो 57 पे हमारे पास एक जो है वो एक जो है हमारे पास जो है वो पीक आ रही है ये, ठीक है। 57 पे जो हमारे पास पीक आ रही है, और जो है हमारे पास एक 59 पे भी पीक आ रही है। तो 59 पे जो पीक आ रही है वो इस चीज की पीक है। तो इट्स मीन ये वाला फ्रेगमेंट जो है, ये वाला फ्रेगमेंट इसमें जो है, ये जो कंपाउंड है इसमें ये फ्रेगमेंट मौजूद है। फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटी थी कि इथाइल है, हमने मिथाइल पहले देखा, फिर इथाइल देखा, फिर CH3 के साथ ऑक्सीजन देखा, फिर CH3 के साथ ये वाला कार्बोनाइल देखा, फिर उसके बाद CH3 कार्बोनाइल और ऑक्सीजन देखा। अब हम इथाइल की तरफ चलते हैं। इथाइल और कार्बन, इथाइल को देख लिया, इथाइल और कार्बोनाइल देखते हैं, ठीक है। इथाइल और कार्बोनाइल को जब देखा तो उसका मैथ आ रहा था 57। तो 57 पे भी हमारे पास एक जो है वो पीक आ रही थी। तो इट्स मीन कि ये जो फ्रेगमेंट है ये दो मेन फ्रेगमेंट हैं ये वाले, जो कि हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट हैं। तो इससे हमने आइडिया लगाया है। एक इससे पहले एक और बात कि ये वाला जो फ्रेगमेंट है ये हमारे कंपाउंड में मौजूद नहीं है, क्योंकि इसकी कोई पीक यहाँ पे नहीं आई। तो इन दोनों पे जहाँ पे मैंने जो है वो टिक लगाई हुई है, ये दोनों हमारे जो हैं वो उस जो कंपाउंड है उसके दो फ्रेगमेंट बने हैं। तो जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाता है, दैट इज C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस तरह हम जो है स्पेक्ट्रा जो होता है उसको देखकर और उसके जो है डिफरेंट जो पीक्स हैं उनको देखकर, उनको स्टडी करके हम जो एक कंपाउंड होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।